नमस्कार दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन के सीरीज़ के ये दूसरे पार्ट में आप सबका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि क्रिमिनल केस में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बेसिक तैयारियां क्या करनी है। अभी इस भाग में हम देखेंगे कि चार्जशीट के अलावा और कौन से ऐसे पेपर्स है जिसको डिफेंस लॉयर अगर हासिल कर ले तो उसको अपनी केस में उसकी हेल्प हो सकती है। तो ऐसे जो पेपर्स है हमको कहाँ से मिल सकते हैं? कई अलग अलग जगह से पेपर्स मिल सकते हैं। सबसे एक मेन ज़रिया है वो है पुलिस स्टेशन। दूसरा ज़रिया है हॉस्पिटल। पुलिस स्टेशन से हम क्या कौन से पेपर हम मंगवा सकते हैं? उसमें है कि कोई हम लॉकअप डायरी मंगवा सकते हैं। यानी सपोज़ आपके क्लाइंट को किसी पर्टिकुलर दिन को अरेस्ट किया है और लॉकअप में रखा है और उसी वक्त अगर उसको कहीं बाहर लेके गए और उससे कुछ रिकवरी दिखाई है, लेकिन लॉकअप डायरी में उसको बाहर ले जाने की एंट्री अगर नहीं है तो उस चीज़ का फ़ायदा आपके पास अगर लॉकअप डायरी है तो आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात, दूसरा डॉक्यूमेंट जो हम ले सकते हैं वो है व्हीकल लॉग रजिस्टर जो है, यानी पुलिस के जो व्हीकल है, गवर्नमेंट व्हीकल है, वो कहाँ ले जाए गए हैं, कहाँ गए हैं, किसने लेके गए हैं, कब वापस लाए, कौन से तारीख को, कौन से समय पे, ये सब चीज़ों की एंट्री इसमें होती है। उसको व्हीकल लॉग रजिस्टर कहते हैं। अगर इसकी कॉपी भी अगर आपके पास है तो कोई पर्टिकुलर व्हीकल का आपके केस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ इस्तेमाल किया गया है और अगर हमको अगर वो कॉपी मिलती है और उसमें पता चलता है कि जो पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है वो गलत है, तो ये भी हम हमारे केस में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी और एक डॉक्यूमेंट जो है वो स्टेशन हाउस डायरी है। जो हमने अगर स्टेशन हाउस डायरी अगर पुलिस से मंगवाई तो उसमें से कई चीज़ें हमको मिल सकती हैं। जैसे चार्जशीट में कोई पंचनामा जिस वक्त किया है लेकिन स्टेशन हाउस डायरी में वो उसके बारे में लिखा नहीं है, या फिर कोई पर्टिकुलर ऑफिसर या कोई पुलिस वाला हमारे केस में इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है किसी खास दिन और उस दिन स्टेशन हाउस डायरी में उसका नाम है ही नहीं, तो ऐसे वक्त पे वो हमको काम में आ सकती है। उसी तरह जो मुद्देमाल रजिस्टर होता है, यानी कोई जो प्रॉपर्टीज़ केस में सीज करते हैं वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ रखी गई है। सपोज़ कोई इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो तुरंत सीए को भेजना ज़रूरी है लेकिन उन्होंने भेजी लेट है, या फिर उस दौरान वो प्रॉपर्टी कहाँ थी सीज करने के बाद और सीए के पास जाने के बीच में वो कहाँ थी, ये सब चीज़ें उसका कैसे कैसे रोटेशन हुआ ये हमको उसमें मुद्देमाल रजिस्टर में पता चल सकता है। उसको भी हम हमारे फेवर में यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो हमको अस्पताल से मिल सकते हैं। जैसे कि जो बॉडी ऑफेंसेस है, तो कई बार पुलिस अपने चार्जशीट में एक्यूज के मेडिकल पेपर को अटैच नहीं करती है। अगर एक्यूज के मेडिकल अगर किए गए हैं, जैसे कि मैंडेटरी रूल है और मेडिकल अटैच नहीं किए हैं और उस मेडिकल में ऐसी ज़रूर कुछ वजह होगी जिसकी वजह से उन्होंने अटैच किए नहीं, तो वो पेपर अगर हम केस चालू करने से पहले अगर हमारे पास लेते हैं तो ज़रूर उससे हमको फ़ायदा हो सकता है। दूसरी एक बात ऐसी है कि जब कभी भी कोई ऑफेंस होता है, बॉडी ऑफेंस होता है, तो जब किसी बॉडी को या इंजर्ड को अस्पताल लेके जाता है तो वहाँ पे ईपीआर रजिस्टर नोट करने के लिए जो पुलिस वाले या सरकारी अफसर बैठे रहते हैं, उनके पास वह व्यक्ति को हिस्ट्री बतानी पड़ती है कि क्या हुआ है, किस वजह से इंजरी हुई है। सपोज 5 लोगों ने मिलके किसी एक आदमी को तलवार से मारा है और वो लोग नॉन है, तो वो हिस्ट्री में ऐसे लिखा जाएगा कि असल्ट बाय 5 नॉन पीपल बाय स्वॉर्ड। लेकिन अगर आपको बाद में ऐसे आपके पास जब केस आया है तब आपको पता चला है कि इसमें तो 7 एक्यूज दिखाए हैं और ईपीआर का रजिस्टर का कॉपी आपके पास है और उसमें अननोन लोगों ने मारा है ऐसे अगर लिखा गया है, तो फिर आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
क्योंकि ऐसे माना जाता है कि जब इंसिडेंट होता है उसके बाद जो तुरंत कहा जाता है वो सच होता है, और बाकी अगर कुछ उसमें एडिशंस किए हैं तो आफ्टर थॉट स्टोरी कंसिडर किया जा सकता है और उसका बेनिफिट एक्यूज को मिल सकता है। कई बार ईपीआर एंट्री की वजह से ये भी हमको सामने आता है कि ईपीआर के हिस्ट्री में कोई वेपन अलग दिखाया है लेकिन लेटर ऑन वेपन चार्जशीट में अलग दिखाया है, यानी ऐसे हो सकता है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो वेपन मिला ही नहीं और जो कोई झूठा वेपन उनको मिला वो उन्होंने दिखा दिया। इसीलिए पुलिस को एंट्री जो है ईपीआर की चार्जशीट के साथ लगाती नहीं है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास रहेगा तो उसका हमको फ़ायदा होगा जी। ये जो सीरियस ऑफेंसेस रहते हैं कई बार महीनों या सालों तक एक्यूज जेल में रहते हैं, तो जेल में तो कुछ काम होता नहीं है, उनको कई चीज़ें समझ में आ जाती है कि केसेस कैसे चलती है, क्या चलती है, जो उनके बैरक में है, आजू बाजू के बैरक में लोग हैं उनसे बातें होती है, तो एक्यूज जो है उनका भी थोड़ा उसमें स्टडी हो जाता है। तो सपोज़ कोई एक्स पुलिस स्टेशन की केस में यह एक्यूज है और उसी बैरक में उसी पुलिस स्टेशन का और कोई एक्यूज है, तो दोनों के चार्जशीट में देख के उनको पता चलता है कि कोई स्टॉक विटनेस उसमें है। जो आपके केस में जिसको पंच के तौर पे दिखाया है वही विटनेस अगर कई और केसेस में पंच के तौर पे दिखाया है, हैबिचुअल पंच है, तो इसकी इंफॉर्मेशन आप आपके क्लाइंट से ले सकते हैं। हाँ, कि ये कई सारे कोर्ट्स ने ये भी कहा है कि हैबिचुअल पंच होना कुछ गलत नहीं है, या कई बार ये भी कहा है कि हैबिचुअल पंच होना गलत है, लेकिन उस पंच को विटनेस बॉक्स में आने से पहले उसके बारे में अगर आपके पास ज़्यादा जानकारी है तो ज़रूर आप उस जानकारी को उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। जब उस विटनेस से आप कुछ पंच विटनेस से सवाल जवाब करेंगे तो उसको पता नहीं होगा कि आपके पास जानकारी है कि वो कई और केसेस में भी एज ए पंच खड़ा है, और वो छुपाने की शायद कोशिश कर सकता है कि वो सिर्फ इसी केस में खड़ा है, तो फिर वो ऑन ओथ वो झूठ बोल रहा है, ये आप कोर्ट के सामने ला सकते हैं, जिसके वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी जो है डाउन हो सकती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हम आरटीआई के थ्रू आपका क्लाइंट मंगवा सकता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है अलग अलग बैरक में जो लोग हैं उनके पास जो चार्जशीट है उस चार्जशीट का स्टडी करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आप मंगवा सकते हैं। उसी तरह जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में 24 आवर्स में एफआईआर कॉपी डिपॉजिट किया है या नहीं, इसका भी डॉक्यूमेंट आपने आपका ट्रायल शुरू करने के पहले आपने लेना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि यह एफआईआर की कॉपी कब डिपॉजिट की गई है, एफआईआर कॉपी जो डिपॉजिट की गई है वो और जो एफआईआर कॉपी आपके चार्जशीट में है उसमें कुछ फ़र्क तो नहीं है ना, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए वो कॉपी भी आपके पास चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि 24 आवर्स के बाद या लेट यह कॉपी सबमिट की जाती है, और ये अगर आप पॉइंट आउट कर देंगे कोर्ट को तो आपको उसका बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि उसमें से यह अर्थ निकल सकता है कि पुलिस ने उस एफआईआर में कुछ अल्टरेशन करने के लिए उनके पास वो रखी थी और उन्होंने डिलिबरेटली वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में लेट प्रोड्यूस की। उसी तरह अगर आपको आपके क्लाइंट ने बताया है कि जैसे पुलिस ने कहा है वो हिसाब से इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, तो इस बारे में आप जो एक्यूज है या जो पर्टिकुलर विटनेसेस है उनकी सीडीआर आप मंगवा सकते हैं। 91 के अंडर आप कोर्ट में एप्लीकेशन करके सीडीआर तुरंत मंगवाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सालों बाद सीडीआर मिलना मुश्किल हो जाता है। सीडीआर तुरंत आपके पास आने से या कोर्ट के पास आने से ये साबित हो सकता है, जैसे कि आपको आपके क्लाइंट ने बताया है कि उस वक्त वो वहाँ पे था ही नहीं, तो उसके टावर लोकेशन से पता चलेगा कि वो वहाँ पे था नहीं, और पुलिस या फर्स्ट इन्फॉर्मेंट का जो कहना है वो गलत है, वो झूठ है। उसी तरह चार्जशीट पढ़ने के बाद आपको तो पता होता है कि कौन कौन विटनेस इसमें हैं, तो जो कोई भी विटनेसेस इसमें दिखाए गए हैं वो कहाँ काम करते हैं, वो गवर्नमेंट सर्विस में है या प्राइवेट में है, और जिस दिन का इंसिडेंट या जिस बारे में वो विटनेस है उस दिन के अगर अटेंडेंस शीट उनकी आप निकाल के रखें तो ये भी आपको आपके केस में यूज़फुल हो सकती है।
तो दोस्तों ये जो सीरीज़ में बना रहा हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ये एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आए। इसीलिए मेरा ये कहना है इस वीडियो के द्वारा कि जैसे चार्जशीट की स्टडी करना जरूरी है, उसके साथ ही कुछ अलग डॉक्यूमेंट जो हमको आगे एज अ वेपन हम यूज़ कर सकते हैं उसकी भी स्टडी करना हमको ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।